नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हर एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली क्या हुआ। ठीक है, केरला ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, ये 5th एडिशन था इसका। इसके अंदर क्या है, केरला ने बेसिकली टॉप कर लिया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, है ना। ठीक है, ये केरला ने टॉप कर लिया है। अब इसको बेसिकली, ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें फर्स्ट नंबर पे जो बड़े स्टेट्स हैं, जो फर्स्ट नंबर पे है केरला, सेकंड नंबर पे है पंजाब एंड थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। ये जो फूड सेफ्टी है, इसके अंदर 6 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, है ना। 6 डिफरेंट पैरामीटर होते हैं फूड सेफ्टी के, जिस बेस पे बेसिकली ये चुना जाता है। ठीक है, जो स्मॉल स्टेट थे उसमें है गोवा, मणिपुर, सिक्किम। गोवा फर्स्ट, मणिपुर सेकंड एंड सिक्किम थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि केरला ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स को। ठीक है, यूटी में कौन कौन है, यूटी का भी याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर, देन दिल्ली एंड देन चंडीगढ़। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट है, इन्होंने दोबारा अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सेकंड टाइम है। तो ये कितने का पैकेज, 89,000 करोड़। मान लो लगभग 90,000 करोड़। ठीक है, नहीं, हजार को डिफरेंस आ जाएगा। 89,000 करोड़ रुपीज का जो पैकेज है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए। मतलब बेसिकली बीएसएनएल को वापस जिंदा करने के लिए, है ना। आप सबको पता है कि जो बीएसएनएल है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसको जिंदा करने के लिए इन्होंने सेकेंड टाइम 89,000 करोड़ का पैकेज फिर से अप्रूव कर दिया। इससे पहले कितने का पैकेज दिया था, इससे पहले 2019 में इन्होंने अप्रूव किया था 69,000 करोड़ का। समझ गए इतना। तो लगभग 1.5, 1 लाख 1.5 लाख जो करोड़ है, उससे ज्यादा का पैकेज ये अभी तक अप्रूव कर चुके हैं बीएसएनएल के लिए। ठीक है, अब आप खुद सोच रहे होंगे, यदि आप बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी, जैसे कि आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या ये वर्थ है, मतलब इतना पैसा लगाना वर्थ है। क्योंकि जितना पैसा बीएसएनएल यहाँ पे खर्च कर रही है ना, गवर्नमेंट बीएसएनएल पे, है ना, उतने में जो आपका अभी कवच का चल रहा था ना रेलवे में, कि कवच क्यों मिसिंग है, क्योंकि वहां पे बहुत खर्चा आएगा। तो 1.5 लाख, 1 लाख रुपीज करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़, ठीक है, ये पूरा बजट है कवच का। यदि इतना पैसा गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया, मतलब पूरे 70,000 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए, है ना। जो रेलवे रूट है हमारा 70,000 किलोमीटर्स का, उसको कवर करने के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो बीएसएनएल देखिए अभी इतना परफॉर्म कर नहीं रहा है, और लोग इतना, इतने इसका यूजर बेस भी नहीं है, बिकॉज जो बाकी कंपनीज है वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है, ये आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है। ठीक है, थर्ड है, अभी जो आरबीआई का जो बाई मंथली मीटिंग होती है ना, पॉलिसीज को लेके, इसमें आरबीआई ने जो रेपो रेट है आरबीआई का, उसको अनचेंज किया है, मतलब अनचेंज रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं किया। वो 6.5% पे ही है। अब इस मीटिंग की कुछ जो अभी आने वाले एग्जाम है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो ये है कि जो रेपो रेट है वो 6.5 पे ही सेट किया है। ठीक है, उसको बढ़ाया नहीं है, वो सेम है। ठीक है, सेकंड क्या है, जो इन्होंने अपनी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की थी, ठीक है, 6.5, ठीक है, वो भी रिटेन किया इन्होंने अपना। ठीक है, उसको भी चेंज नहीं किया। ये अभी भी बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 6.5% रहेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, आपको पता है इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है। तो अभी करंट क्या है, 5.2 है। ठीक है, जिसको इन्होंने बोला है कि 5.1% पे ये रहेगा। ठीक है, ये है। इसके बाद जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा पड़ा है, हमारा जो फॉरेन पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 595.1 बिलियन एज ऑफ 2 जून। ठीक है, ये इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेपो रेट, ठीक है, अभी जो करंट मीटिंग हुई थी, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी, उसके हिसाब से जो करंट रेपो रेट है हमारा वो है 6.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एयर डिफेंडर, जो भी एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाने वाले हैं, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, एयर डिफेंडर 23, जो एयर डिफेंडर 23 है वो हिस्ट्री का लार्जेस्ट एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज बन गया है। जो किसने कंडक्ट करवाया है? नाटो ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि एयर डिफेंडर 23, ठीक है, किसने, कौन कंडक्ट करवाता है? तो नाटो ने कंडक्ट करवाया है। एयरफोर्स का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लोग, मशीनरी ने पार्टिसिपेट किया है। कितना? जो एयर डिफेंडर 23 है इसके अंदर, ठीक है, पार्टिसिपेशन कितने लोगों का? अप्रोक्स 10,000 सर्विसमैन एंड वुमेन्स का। ठीक है, 25 अलग अलग नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 250 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 23 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जो इसके अंदर शोकेस किया जाएंगे। तो एयर डिफेंडर 23 कंडक्टेड बाय नाटो, ठीक है, नेटो, इसके अंदर अप्रॉक्स 10,000। तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज बन गया, जहां पे मैक्सिमम एयरफोर्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लोग और मशीनरी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, याद रखिएगा एयर डिफेंडर 23 जो कंडक्ट करवाया था, नेटो ने करवाया था, और 25 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब रिसेंटली बांग्लादेश को मिला है 850 मिलियन डॉलर रुपए, सॉरी, जो 850 मिलियन डॉलर जो है रुपए, वो बेसिकली इनको मिला है वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, दो प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा दिया है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड बैंक और इन्होंने पैसा दिया है। ठीक है, पहला तो दिया है कि जो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर है और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, इनके लिए, कि भैया अपने जो देश है एग्रीकल्चर वगैरह जो है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए पैसा दिया है। पहला तो एग्रीकल्चर के लिए, और जो जो रूरल एरिया है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पैसा दिया है। इसमें कितना दिया है? इसमें दिया इन्होंने $500 मिलियन। ठीक है, $500 मिलियन इसमें दिया है। सेकंड, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड क्या है? इन्होंने पैसा दिया है इम्प्रूव रोड सेफ्टी। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये $368 मिलियन दिया है ना बांग्लादेश को रोड सेफ्टी के लिए, वो फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। मतलब पूरे साउथ एशिया में, आपको पता है इंडिया भी साउथ एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक का पहला डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट है किसी भी रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट में, है ना। मतलब आज से पहले डेडिकेटली रोड सेफ्टी के लिए वर्ल्ड बैंक ने कभी पैसा नहीं दिया था। पहली बार वर्ल्ड बैंक ने रोड सेफ्टी के लिए पैसा दिया है साउथ एशिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? जीपीएस को लॉन्च किया है, जीपीएस, ठीक है, गारंटेड पेंशन स्कीम। अब मैं आपको पहले इसमें थोड़ा टाइम लेके मैं समझा देता हूँ कि ये है कैसे। सबसे पहले देखिए, तो आंध्र प्रदेश की जो कमेटी है, ठीक है, कैबिनेट है, इन्होंने अनाउंस किया 7 को कि हम जो पहला हमारा था कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं सीपीएस, है ना, उसको हटा के हम उसको रिप्लेस कर दिया है किसके साथ? जीपीएस के साथ। ठीक है, ठीक है, अब ये क्यों किया गया? बेसिकली जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ठीक है, और बेनिफिट ऑफ पेंशन, जो पेंशनर है, जो मतलब जो रिटायर हो जाते हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए, और उनको बेसिकली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। देखिए, जो ये था आपका सीपीएफ था, जहां पे बेसिकली क्या करता था, जो इंसान गवर्नमेंट जॉब में है वो क्या करता था? वो कंट्रीब्यूट करता था 10% अपने बेसिक सैलरी का, है ना। जो भी उसका, आपको पता है सैलरी में दो तीन पार्ट होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी होता है, जैसे आपको मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए, है ना, तो उस 50,000 में एक तो होगा आपका बेसिक, ठीक है, एक होगा एचआरए, ठीक है, फिर डीए, मेडिकल अलाउंस, ये सब चीजें होती हैं। तो जो बेसिक था, जो बेसिक सैलरी होती है, इस बेसिक सैलरी का 10% आपको देना होता है, और गवर्नमेंट भी इतना ही कंट्रीब्यूट करती है ना, मैचिंग द सेम अमाउंट। आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है? वो पैसा आपको पेंशन के फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता था पहले सीपीएस में? क्या होता है सीपीएस में? जो सीपीएस था,
इसमें जो लास्ट सैलरी आपने विड्रॉ किया, मान लीजिए आप जून में रिटायर हो रहे हैं, जून 2023 में रिटायर हो रहे हैं, है ना? तो जून 2023 में जो आपने लास्ट सैलरी निकाला था, उसमें जो आपका बेसिक सैलरी था, हो सकता है ना 20 साल हो गया आपको सर्विस करते करते, आपका बेसिक सैलरी बढ़ गया होगा, है ना? तो उसका 20% आपको मिलेगा पेंशन हर महीने, 20%, ठीक है? ये था सीपीएस में। अब जीपीएस में क्या है कि जो लोग थे जिन्होंने मतलब जो रिटायर हुआ है ना, वो 50% ऑफ देयर बेसिक सैलरी इन द लास्ट ड्रॉन सैलरी एज अ पेंशन, ठीक है? तो मतलब यदि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो मान मान लो कि जून में ये रिटायर हुआ, जून 2023 में रिटायर हुआ, इसमें इसका बेसिक सैलरी था 1 लाख रुपए, है ना? कोई बहुत बड़ा अफसर था, मान लो कि बहुत बड़े कोई अफसर था, उसका बेसिक सैलरी था 1 लाख रुपए, बेसिक ही मतलब उसकी नॉर्मल सैलरी है 1,70,000 के आस 1,60,70,000 के आसपास उसकी बेसिक सैलरी हो गई 1 लाख रुपए। इस 1 लाख का 50%, मतलब 50,000 रुपए, 50,000 रुपए इसको क्या मिलेगा? इसको पेंशन मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसको कंट्रीब्यूट सेम ही करना था, ऐसा नहीं कि कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। जो उसका बेसिक, पहले इसका बेसिक सैलरी का 10% करता था ना, वो सेम रहेगा, ठीक है? उसमें कोई तो मतलब जो इंसान अभी जॉब में है, ठीक है, उसको 10% ही देना है, लेकिन अब जब वो रिटायर होगा, तो पहले जिनको 20% मिला था, अब उसको बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा एज अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। समझ गए? तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, यदि 50,000 रुपए हम दे रहे हैं तो बहुत, और इससे ठीक है लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा जो लोग रिटायर हुए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत प्रेशर आ जाएगा इन फ्यूचर, फाइनेंशियली बहुत प्रेशर आ जाएगा, ठीक है? सेवेंथ, तो अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, जो सर्वे हुआ जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग में मुंबई, ठीक है, आपका जो मुंबई है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए, ठीक है? तो यहाँ मत रहें, ठीक है? कोशिश करें कि आप जब जॉब ढूंढ रहे हैं, यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कोशिश करें ऐसे सेक्टर में, ऐसे शहर में जॉब ढूंढे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, ताकि आपके पैसे बचे जॉब करने के बाद, है ना? ठीक है? आफ्टर मुंबई, आफ्टर मुंबई न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्यों आ, आ, मुंबई के बाद न्यू दिल्ली है, ठीक है, जो बॉम्बे है, उसके बाद न्यू दिल्ली है, और ये नहीं है, बैंगलोर नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो बैंगलोर है बेसिकली वो ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो फूड है, फूड और रहना बहुत इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन बैंगलोर में ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है? क्योंकि मैं खुद बैंगलोर में रहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो बैंगलोर है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दिल्ली, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है और आप कहाँ से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि मुंबई रिसेंट सर्वे के हिसाब से जो मुंबई है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए, ठीक है? एट्थ क्वेश्चन। अब देखिए, जो कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, 2,980 करोड़ रुपीज, 2,980 करोड़ रुपीज को सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, किसके लिए? कि आप कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कीजिए कोल को, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ठीक है, ये एक प्लान बनाती है, जहां प्लान बनाया था जिन्होंने कहा क्या था कि हम एक्सप्लोर करेंगे कोल को, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कंट्री में कोल है, ठीक है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना हमारे पास कोल रिजर्व्स है। तो बेसिकली इसका एम क्या है, इस पैसे को अप्रूव, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का एम क्या है कि एक्सीमेट करना कोल रिसोर्सेज को, ठीक है, हमारी कंट्री में, ठीक है? और बेसिकली क्या है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कोल रिजर्व है ना वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं कंट्री के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारे मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो कोल से रन करते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यूसली डिस्कवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोल का और जो बाकी मिनरल्स है, तो इसी के लिए, इसी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है इन्होंने सेंक्शन किए हैं 2,980 करोड़ रुपीज, ठीक है, ताकि ताकि हमें पता लग सके कि हमारे कंट्री में, है ना, कहाँ कहाँ पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। आई होप ये जो वीडियो है आपको, ये जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। यदि आपको इससे थोड़ा हेल्प मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? आ, ये जो हम बेसिकली पढ़ाते हैं, हमारी एक वेबसाइट भी है, www.noteswalididi.com, नोट्स वाली दीदी .com, ठीक है? यहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के जितने भी एनसीईआरटी हैं उसको कवर करते हैं। इवन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी क्लास 6 से लेके क्लास 10 के एनसीईआरटी हमने रिवीजन के फॉर्म में करना स्टार्ट किया है, तो मतलब जो कोई क्लास 6 का भी बच्चा है, आपका कोई भाई बहन है, आप उसको बता सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आप खुद
क्योंकि एनसीईआरटी तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको कुछ तरीके से डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।